क्लास 10th रसायन विज्ञान का चैप्टर है तीसरा, धातु एवं अधातु। तो इस अध्याय के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को धातु और अधातु में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। आपको आंसर लिखना प्रारंभ करना है। धातु के परमाणु के बाहरी कक्षा में साधारणतः 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी मौजूद रहते हैं। ये प्रकृति में क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति धातु दर्शाता है। तो जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 ही होते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो धातु बन जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से अधातुओं के परमाणु के बाहरी कक्षा में रिक्त होते हैं, ठीक है, जो साधारणतः इलेक्ट्रॉन को धातुओं को ग्रहण कर अपना अष्टक पूरा करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तथा इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधातु दर्शाता है। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और अभी मैंने आपको दिखाया क्लोरीन भी है। तो इस तरीके से यह प्रश्न क्रमांक आसानी से समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक दूसरा, कारण सहित बताएं कि धातुएं विद्युत की सुचालक और अधातुएं विद्युत की कुचालक क्यों होती हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी धातु जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। लेकिन अधातु जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, अन्य पदार्थ जो अधातु हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। इसका कारण हमें इस सवाल में बताना है। तो इस प्रकार होगा इसका आंसर। धातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत, ये दोनों ही क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। धातुओं के ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होने का कारण यह है कि इनके परमाणुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं। जबकि अधातुओं में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, अर्थात उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, अतः वह विद्युत की कुचालक कही जाती है। ठीक है, आपको अगर आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, विद्युत की सुचालक और विद्युत की कुचालक वो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक दूसरा समाप्त हो जाता है। इससे आगे आपको नहीं लिखना है। टू द पॉइंट की बात करें, यानी जो पूछा गया है हमने वही इसका आंसर किया। ये प्रश्न क्रमांक दूसरा समाप्त हो जाता है। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करते हैं। धातुओं के किन्हीं 3 गुणों का उल्लेख करें। तो धातुओं के जो गुण होते हैं वो हमें बताना है। आपको ये भी ध्यान देना है कि उसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों गुण सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम इसका भौतिक गुण कुछ लिखेंगे। हमें टोटल 3 ही बताना है। तो पहला भौतिक गुण होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं के परमाणु की बाहरी कक्षा में साधारणतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। तो ये हो गया इसका पहला भौतिक गुण, यानी प्रत्येक धातु में होता है। दूसरा होता है आघात वर्धनीयता। ठीक है, यानी प्रहार को बर्दाश्त करने वाला। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। जैसे चांदी हो गया, सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय धातु कही जाती है। आपने देखा होगा कि मिठाई में जो ऊपर सफ़ेद परत होती है वो चांदी ही होती है। इसके बाद ये 2 भौतिक गुण हो गए। अब इसके बाद रासायनिक गुण भी लिख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयोग, O2 के साथ संयोग, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, अम्लों से अभिक्रिया, यानी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये हमेशा ही होता है धातुओं के संग। तो इस प्रकार धातुओं के 3 गुण भौतिक और रासायनिक समाप्त हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में है, अधातुओं के 3 गुणों का उल्लेख करें। हमें अधातुओं के 3 गुणों को बताना है। भौतिक और रासायनिक दोनों गुण इसमें शामिल होने चाहिए। ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो इसका आंसर आप स्वयं अपने से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए अधातुओं के गुण, तो इसमें भौतिक गुण है
और रासायनिक गुण भी हैं। तो सबसे पहले आपको भौतिक गुण लिखना है। आप अंगूरता लिखिए, इसमें इसके बारे में भी थोड़ा लिखना है। चमक लिखिए, ठीक है। ऊष्मा एवं विद्युत चालकता लिखिए और इसके बारे में भी लिखना है। तो ये भौतिक गुण लिखने के बाद आपको रासायनिक गुण भी लिख लेना है। यहाँ देखिए रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। तो ये रहा रासायनिक के गुण पहला, और इसके बाद ये दूसरा लिख लीजिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां हल करते हैं। जस्ता कॉपर सल्फेट के विलीन में तांबे को विस्थापित कर देता है, किंतु तांबा जिंक सल्फेट के विलीन में जस्ते को विस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों? इसका कारण बताना है। तो ये जो प्रश्न है हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले अध्याय में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कही जाती है, जिसमें दो धातुएं, दो जो तत्व होते हैं ये धातुएं होती हैं। इनमें से जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ जस्ता और कॉपर है, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा अक्रियाशील कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है जस्ता, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। कॉपर यानी तांबा ये कम अक्रियाशील है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं के लवण के विलयन से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। यहाँ जिंक यानी Zn जस्ता और कॉपर यानी तांबा से अधिक क्रियाशील है। कौन है? तो जिंक है, यानी जस्ता है कॉपर से अधिक क्रियाशील। जब जिंक धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है और कॉपर धातु का लाल परत Zn धातु पर जम जाती है। ये समीकरण रहा। अब इसके बाद Zn धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण विलयन से कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। तांबा कम क्रियाशील धातु है जो जिंक सल्फेट के विलयन से जस्ते को विस्थापित नहीं कर सकता। तो इस प्रकार इसका आंसर ये फाइनली समाप्त हो जाता है। 6 इस प्रकार है, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दें। तो ये एक बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड, कौन से धातु हो गए? यहाँ एल्युमिनियम और जिंक की बात हो रही है। बहुत सारे धातुएं होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड, और इन ऑक्साइड का क्या नाम है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आदि में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण होते हैं, और इन प्रकार के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया है। पहला, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, परिभाषा, और उसके 2 उदाहरण यहाँ पे देना है। तो आपको समझ में आ गया द्विधर्मी ऑक्साइड क्या किसे कहा जाता है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड में अम्लीय और भास्मिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। AlO3 जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है, ZnO जिसे जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा द्विधर्मी ऑक्साइड की। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ये अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। कौन? द्विधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए, जिंक ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड बनाता है और H2O यानी जल बनाता है। तो ये रहा इसका समीकरण। और यहाँ पे देखिए 2 उदाहरण हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 6 आसानी से समाप्त हो जाता है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 7वां इस प्रकार है, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है, चलिए वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि भौतिक और रासायनिक दोनों पे आधारित हमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले आप भौतिक गुणों पर आधारित अंतर बताइए। यहाँ देखिए, धातु एवं अधातुओं में विभेद भौतिक गुणों पर आधारित है ये। तो इसमें से आप 3 लिख लीजिए जो आसान लगे। ये भौतिक हो गया, और इसके पश्चात आपको लिखना है रासायनिक गुण के गुणों के आधार पर भी अंतर। इसमें से आप 3 लिख लीजिए जो आपको आसान लगे। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 7वां आसानी से समाप्त हो जाता है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां इस प्रकार है, वैद्युत अपघटन विधि से धातु का शोधन किस प्रकार किया जाता है। तो वैद्युत अपघटन एक विधि है। धातु का शोधन मतलब धातुएं जब निकाली जाती हैं, प्राप्त की जाती हैं, जब हम उपयोग करते हैं तो उपयोग करने से पहले उसको वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको साफ़ किया जाता है, ठीक, डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे एक वैद्युत अपघटन विधि भी है जो धातुओं को शुद्ध किया जाता है। यहाँ देखिए, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा कौन से धातुओं को, तांबा, जस्ता, टीन, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, अन्य बहुत सारी धातुएं होती हैं, आदि धातुओं को शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाता है। कौन सी विधि, वैद्युत अपघटन विधि। तो इसी विधि से किस प्रकार शुद्ध किया जाता है ये यहाँ पे बताना है हमें। तो ये रहा, यहाँ देखिए, इन तमाम सभी धातुओं को शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना है, ये सारे लिखते हुए। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड, ये रहा एनोड, और शुद्ध धातु को एवं शुद्ध धातु को प्लेट को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ये रहा कैथोड। धातु के एक लवण का विलयन वैद्युत अपघटन का कार्य करता है, ये जो विलयन है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकलकर, इस एनोड से शुद्ध धातु निकलकर विलयन में जाती है, इस पूरे विलयन में जाती है, और विलयन में उतनी ही शुद्ध धातु कैथोड पर यहाँ पे एकत्रित हो जाती है, इस कैथोड पे जितना इस विलयन में जाती है। और विलय अपद्रव्य, जो विलय अपद्रव विलयन में चले जाते हैं, जो घुलने वाले होंगे इस विलयन में चले जाते हैं, जबकि अविलय जिन जो घुलने वाले नहीं हैं अपद्रव, यहाँ देखिए अपद्रव एनोड के नीचे पेंदी में एकत्र हो जाते, इसे मंड कहा जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट घुलने वाला नहीं है इसके पेंदी में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, इसे मंड कहा जाता है। तो यही होता है वैद्युत अपघटन का विधि द्वारा धातुओं का शोधन। तो यही आपको लिखना है। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 हल करते हैं। वैसे किन्हीं 3 अधातुई ऑक्साइडों के नाम लिखे जो अम्लीय होते हैं तथा जल के साथ ऑक्साइडों की क्रिया कैसे होती है। तो आपको क्या समझ में आया, हमें यहाँ पे 3 अधातुई ऑक्साइडों के नाम लिखना है जो अम्लीय होते हैं और जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है बताना है। तो आइए सबसे पहले हम 3 अधातुई ऑक्साइडों का नाम लिखेंगे। पहला होता है कार्बोनिक अम्ल H2CO3, दूसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, तीसरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका होता है H2SO3। आपको ध्यान देना है, दोनों में आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इसे कहा जाता है 3 अधातुएं ऑक्साइड एसिड। इसके बाद यहाँ देखिए, अधातुएं जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं तथा ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ठीक है, अधातुएं ऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ये ध्यान देना है आपको। जल के साथ ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है, तो यहाँ देखिए, ये हो गया ऑक्साइड और ये हो गया जल, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिए, H2CO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये लिख लीजिए चाहे ये लिख लीजिए, यही आपको लिखना है। तो इस तरीके से इस सेशन में। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां हल करते हैं। अयस्कों के सांद्रण से आप क्या समझते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण आप किस विधि से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 सवाल है, समझते हैं, और दूसरा सल्फाइड अयस्क के सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो अयस्क का सांद्रण, इसकी परिभाषा, अयस्क में विद्यमान उपद्रव यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है, ठीक है। ऐसे हम किसी भी अयस्क का, किसी धातु का यूज नहीं करते हैं, उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको निकालना पड़ता है, तभी हम उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो वो सारी बातें लिखने के बाद आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ से। तो यहाँ देखिए, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, तो ये किया जाता है फेन फ्लावन विधि द्वारा। यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है कौन सी विधि, फेन फ्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ये लाइन आपको लिखिए और उसके बाद यहाँ देखिए, तो यहाँ से प्रारंभ करना है। अयस्क के भारी चूर्ण को जल में भरी एक टंकी में डालते हैं यानी सल्फाइड अयस्क। तत्पश्चात उस जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह द्वारा जल में खूब आलोपित किया जाता है यानी विक्षोभ उत्पन्न किया जाता है। विलय उपद्रव जल के घुल जाते हैं, जो विलय होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट जल में घुल जाते हैं और अयस्क के हल्के कण
जो अयस्क होते हैं जिनको निकालना होता है हल्के कण फेन के साथ जल के ऊपर सतह पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जो हम इसको निकाल लेते हैं, इन्हें अलग कर लिया जाता है। फेन झाग को समाप्त करने के लिए इसमें थोड़ा अम्ल मिलाया जाता है, एसिड, ताकि कम समय में इसको अयस्क को आसानी से निकाला जा सके। फिर सांद्रित अयस्क को छान के सुखा लिया जाता है। जो अयस्क इससे प्राप्त हो जाएंगे ऊपर जो चला गया है फेन के साथ, उसको छान के सुखा लिया जाता है। इस विधि द्वारा कौन से अयस्क का सांद्रण होता है, ठीक है, कौन से धातुओं का, यहाँ तांबे का होता है, शीशे का होता है, जस्ता के सल्फाइड अयस्कों का होता है, जो हमें पूछा गया है, सांद्रण किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और बीच में देखिए यहाँ पे अयस्क हो गया जो झाग के साथ ऊपर आ गया, जो हम निकाल लिए। बीच में क्या है, अयस्क प्लस तेल, अयस्क, जल और तेल बीच में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे बैठ जाता है। तो आपको पिक्चर भी इसी प्रकार बनाना है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फेन फ्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण इस प्रकार है। अयस्कों के निस्तापन एवं वर्जन से क्या समझते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें। यहाँ दो प्रश्न हैं, निस्तापन और वर्जन से मतलब क्या होता है, ये क्या समझते हैं आप, और इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले निस्तापन और वर्जन का मतलब होता क्या है। निस्तापन और वर्जन जो होता है अयस्कों, ठीक, जो धातुएं और अयस्क होती हैं उनसे जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उनको दूर करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे शुद्ध धातु निस्तापन द्वारा और वर्जन द्वारा प्राप्त किया जाता है। निस्तापन में जो अयस्क होते हैं उनमें अयस्कों को गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, जबकि वर्जन में अयस्कों को गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में। तो यहाँ इस तरीके से आपको निस्तापन की परिभाषा लिखना है। निस्तापन की प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके द्रवणांक से कम ताप पे तीव्रता से गर्म किया जाता है। द्रवणांक का मतलब होता है कोई भी, ठीक है, यानी किसी वस्तु का द्रव अवस्था में पिघलने का ताप कहलाता है द्रवणांक। उदाहरण के लिए ऑक्साइड अयस्क को गर्म करने पर उसमें उपस्थित जल वाष्प एवं वाष्पशील उपद्रव्य बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा समीकरण। कार्बोनेट अयस्क को गर्म करने पर वह धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इन दोनों प्रकार से अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं, शुद्ध धातु प्राप्त किए जाते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं वर्जन की परिभाषा। तो ये रहा, वर्जन प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में उपस्थिति में अयस्क के द्रवणांक से कम ताप पे तीव्रता से गर्म किए करते हैं, जिससे उसमें विद्यमान आर्सेनिक अन्य उपद्रव ऑक्सीकृत होकर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं और धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी प्राप्त हो जाती है। तो यही लिखना है आपको, और एक उदाहरण भी आपको लिख लेना है। तो इस तरीके से वर्जन और निस्तापन की परिभाषा हो गई। अब इसके बाद हमें इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है आपके बुक में, ये आसानी से आप लिख सकते हैं निस्तापन और वर्जन में क्या अंतर है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 11 समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12। यहाँ हमें कारण बताना है और इसमें 4 प्रश्न दिया गया है। तो आइए इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है। ये कारण हमें बताना है कि सोना और चांदी का ही उपयोग आभूषण के निर्माण में किया जाता है, अन्य धातुओं का प्रयोग आभूषण के रूप में क्यों नहीं किया जाता। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। सोना और चांदी उत्कृष्ट धातुएं हैं। ये आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं। ठीक है, यानी इस पर प्रहार किया जाए तो ये फैलती हैं और तन्य होती हैं। ये लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती। ये ऑक्सीजन से बंधुता इसकी काफ़ी कम होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन तथा नमी की अभिक्रिया नहीं कर पाती, जिससे इसमें जंग वगैरह नहीं लगता। परिणाम स्वरूप लंबे समय तक चमक बनाए रखते हैं। कौन? सोना और चांदी। अतः इसका उपयोग, इन सभी गुणों के कारण इसका उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबे समय तक ये बने रहते हैं, अपने स्वरूप को बनाए रखते हैं, इसमें चमक मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 12 का पहला समाप्त हो गया। इसके बाद दूसरा देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो इसका आंसर आप पहले से जानते होंगे कि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील यानी क्रियाशील धातु है। ये वायु के संपर्क में आने से, जो ऑक्सीजन होता है, संपर्क में आने से जल उठती है। अतः इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है,
ये काफ़ी आसान था। इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरे में हमें कारण बताना है। एल्युमिनियम के अति क्रियाशील होने के बावजूद इसका उपयोग घरेलू बर्तन बनाने में किया जाता है। कारण क्या है? तो कारण काफ़ी आसान है। एल्युमिनियम एक शक्तिशाली एवं सस्ती धातु है। यह ताप ऊष्मा का अच्छा चालक है, लेकिन क्या है, ये अति अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता, तो कुछ इनके कुछ बेनिफिट है, तो इसी कारण इसका उपयोग घरेलू बर्तन में किया जाता है। अब क्रियाशील होने के बावजूद भी ये शक्तिशाली होते हैं, सस्ते होते हैं, ताप और ऊष्मा का अच्छा चालक होते हैं, इसमें जंग नहीं लगता है और ये सस्ते होते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग घरेलू बर्तन निर्माण में किया जाता है। इसके बाद देखेंगे इसका चौथा प्रश्न। 4 नंबर में कारण बताना है। मलिन पड़े तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के खट्टे रस से साफ़ किया जाता है। कारण बताना है। तो इसका कारण इस प्रकार है। खट्टे पदार्थ नींबू, इमली, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तांबे के बर्तन पे हरे रंग का जो परत जमती है उसे कॉपर कार्बोनेट जमा हो जाती है, जो हरे रंग की परत होती है, जो क्षारीय होती है, प्रकृति में क्षारीय होती है, और नींबू का रस जो अम्लीय होता है, जिनसे ये दोनों आपस में मिलकर उदासीन पड़ जाते हैं और बर्तन साफ़ हो जाता है। आपको समझ में आ गया? कॉपर कार्बोनेट जो क्षारीय होता है और नींबू का रस अम्लीय होता है, आपस में मिक्स हो जाएंगे, ये बन जाएंगे उदासीन और बर्तन आसानी से साफ़ हो जाता है तांबे का। तो इस तरीके से 12 का 4 आसानी से समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार है। उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और यह बताएं कि यह गैसें अति क्रियाशील क्यों होती है। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे जो उत्कृष्ट गैसें हैं। तो पहला होता है हीलियम, इसका परमाणु देखिए क्रमांक 2 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, तो ये हो गया 2। नियॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, टोटल हो गए 10। आर्गन होता है 18 उत्कृष्ट गैसें हैं, पहले में 2, 8 और 8, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टोटल 18। ठीक है। क्रिप्टन का 36, तो ये रहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिनॉन का 54, ये रहा, पहले में 8, दूसरे में 8, पहले में 2, दूसरे में 8, 18, ये 54 हो जाता है। रेडॉन 86 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये बताना है कि ये गैसें अति क्रियाशील क्यों होती हैं। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसके बाहरी कोष में 8 है, यानी इसकी कक्षा फुल है, देख रहे हैं यहाँ कॉमन है 8। बाहरी अष्टक पूर्ण है, अतः ये आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, फलस्वरूप ये अति क्रियाशील होती हैं, तो इसका कारण यही होता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक आसानी से समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 14। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, चलिए किताब में देख लेते हैं। तो ये रहा केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। तो परिभाषा लिखना है आपको, ये रहा रासायनिक बंधन की परिभाषा। और रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। तो इसके बारे में थोड़े से आप लिख सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो आइए इस सेशन का आखिरी सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, वैद्युत संयोजक बंधन क्या है और यह कैसे बनता है। तो यहाँ देखिए रासायनिक बंधन के प्रकार में पहला जो होता है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। तो ये क्या होता है, तो इसकी परिभाषा हमें सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ है परिभाषा, तो ये रहा, 2 परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, स्थानांतरण के फलस्वरूप बने रासायनिक बंधन वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहलाते हैं और इसे ध्रुवीय बंधन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही परिभाषा आपको लिखना है वैद्युत संयोजक बंधन की। और इसमें सवाल ये है कि ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ तो परिभाषा में ही स्पष्ट हो गई है, ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के त्यागने से बनते हैं। देखिए ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम परमाणु है, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग गया, तो सोडियम परमाणु है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हुआ यानी दूसरे पे चला गया, तो ये बन गया सोडियम आयन। ऐसा संयोजक बंधन से क्या समझते हैं, इनके बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो ये एक बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। तो जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, यानी जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे उतना बंधन का निर्माण होगा। ठीक है, इसको समझना काफ़ी आसान है। अगर दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो एकल बंधन बनेगा,
अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा और 3 करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ 2 सवाल है, सहसंयोजक बंधन से क्या समझते हैं और ये बंधन कैसे बनते हैं, यानी बनने की प्रक्रिया का वर्णन करना है। आइए इसको हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं। जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना हुआ रासायनिक बंधन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सहसंयोजक बंधन। उदाहरण के लिए क्लोरीन अणु का बनना। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि 2 परमाणु के इलेक्ट्रॉन साझा करके कैसे बंधन बनाते हैं। तो यहाँ जो उदाहरण है क्लोरीन का अणु बनना Cl2, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन कितना है, यहाँ देखिए क्लोरीन है 2, Cl और यहाँ पे Cl, यहाँ 2 बार है तो हमने क्लोरीन को 2 बार लिख लिया। तो सबसे पहली बात, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, 8 2 और 8 10 और 7 17। अब इस परमाणु का 2 8 और 7, ठीक है। दोनों क्लोरीन परमाणु का हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब ये आप बताइए कि इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों को रख देते हैं, 2 4 और 6 और 1 यहाँ पे 7। इसको भी इस प्रकार हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्लोरीन परमाणु जब इसमें संयोग करेंगे, यहाँ देखिए जब 2 आपस में संयोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक इलेक्ट्रॉन ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, साझा करके अपना अष्टक पूरा करेंगे। इस तरीके से यहाँ देखिए Cl, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और इसका यहाँ पे 1, ये क्लोरीन ये वाला 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है, 2 4 6 और 8, ये अपना अष्टक पूरा कर लिया, ये भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। यानी एक इलेक्ट्रॉन के साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे उतना ही बंधन बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर रहा है और एक का ये कर रहा है, इसका मतलब ये एकल बंधन का निर्माण करता है। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको अगर लिखना हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए ये इस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा इसका 6, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझा किया है। इसका भी बचा 6 कि ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ठीक है। तो यही होता है सहसंयोजक बंधन। आपको मोटे मोटे तौर पे यही बात याद रखनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा उतना ही बंधन का निर्माण होगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो यहाँ पे एकल बंधन का निर्माण हो रहा है, इसे कहा जाता है सहसंयोजक बंधन का बनना। तो ये तो अगर क्लोरीन का अणु बनना। आइए अब देखते हैं कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन जो अभी हमने यहाँ पे क्लोरीन अणु का बनना दिखाया है, द्विक सहसंयोजक बंधन और त्रिक सहसंयोजक बंधन। और ये कैसे बनते हैं जो इस सवाल में हमें बताना है, ठीक है। तो आइए सबको हम लोग क्रमवार तरीके से देखते हैं। पहला एकल सहसंयोजक बंधन, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। एकल सहसंयोजक बंधन जब 2 परमाणुओं के बीच सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म का साझा होता है तब उनके बीच एकल सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है, जो अभी हम लोगों ने क्लोरीन अणु का बनना यहाँ पे देखा है। आइए हम इसी में देखते हैं मीथेन अणु का बनना। तो मीथेन अणु कैसे बनता है, यहाँ देखिए CH4, यहाँ पे लिखेंगे हम C, H कितना है, H है 4, ऐसे एकल बॉन्ड से कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। इसके टोटल कोष में 2 होते हैं, 2 ही में पूर्ण हो जाता है। कार्बन की कितनी परमाणु संख्या होती है, तो कार्बन की होती है 6, ठीक। देखिए कार्बन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, तो कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं यहाँ पे, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 4, 4 और 2 6। बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर चुका है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे साझा करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक। तो इस प्रकार ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है, 2, 4, 6 और 8, और ये भी अपना वो भी अपना कोष पूरा कर लेता है, हाइड्रोजन भी। तो यही होता है मीथेन अणु का बनना। आइए इसके बाद देखते हैं द्विक सहसंयोजक बंधन, इसकी क्या परिभाषा है और ये कैसे बनता है। जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब उनके मध्य क्या बनता है, द्विक सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन अणु का बनना। यहाँ देखिए, जब संयोग करने वाले दोनों परमाणुओं में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, O2 है यहाँ पे, तो एक O और एक O, ये ऑक्सीजन परमाणु और ये ऑक्सीजन परमाणु, ये दोनों परमाणु जो हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, ठीक है। तो आप बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो पहले में 2, ठीक है, और दूसरे में कितने लिखें, दूसरे में हमें लिखना होगा 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी मौजूद हैं, इस प्रकार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि ये साझा करेगा, ठीक है, इसको पीछे नहीं लिखना है क्योंकि ये आपस में साझा करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं बना देता हूँ, ये वाला 2O हो गया, O2। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन अभी दिखाया आपको मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूरा करने में कितने की कमी है, 8 होने में 2 की कमी है। तो ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में संयोग करेंगे और 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए, ये O और ये O, ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, ये 2 हट जाएगा, कितना बचा, तो इसके पास तो भी फ़िलहाल बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, और ये भी 2 का साझा कर लिया है, कितना बचा, तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये साझा किया तो यहाँ पे आ गया इसका, और ये साझा किया तो यहाँ पे आ गया इसका, ठीक। या आप देखिए 2-2 का साझा कर लिया है, यानी डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ऐसे। O 2 का साझा कर चुका है तो यहाँ पे 4 बचा, और ये 2-2 यहाँ पे रखेंगे हम, और ये भी इसके पास भी 4 बचा क्योंकि ये 2-2 का साझा कर चुका है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। यानी कुल मिलाकर जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो उतना ही इसका बॉन्ड का निर्माण होगा। और यहाँ देखिए ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है, अष्टक ये पूरा कर चुका है। यहाँ पे कितने हैं टोटल, यहाँ पे देखिए 4, 2, 6 और 2 8, 4, 2, 6, 2 8। तो इस प्रकार द्विसहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करने से, यानी ऑक्सीजन अणु के बनने से। और भी बहुत सारे बुक में आपके उदाहरण दिए हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं त्रिसहसंयोजक बंधन क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए त्रिसहसंयोजक बंधन, जब संयोग करने वाले दोनों परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, बस वही चीज़ है, बस यहाँ पे साझा जो करेंगे वो 3-3 इलेक्ट्रॉन का करेंगे, तो उनके मध्य जो बंधन बनेगा त्रिसहसंयोजक बंधन का निर्माण होगा। तो उदाहरण के तौर पे नाइट्रोजन अणु का बनना, यहाँ देखिए N2, तो यहाँ लिखेंगे N और यहाँ लिखेंगे हम लोग N। तो आइए इसके बाद यहाँ देखिए, आप बताइए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना होगा। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में कितने रखें, दूसरे में हमें 5 रखना होगा, तभी तो 7 होगा। तो आप बताइए इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। नाइट्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अभी हम लोगों ने जाना 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे कितना, 3 को, क्योंकि ये त्रिसहसंयोजक बंधन के उदाहरण है, 3 का साझा कराना है। और यहाँ पे रखेंगे कितना, आप बताइए, यहाँ पे रखेंगे 2, टोटल हो गए 5, और इसका भी 2, 3 और यहाँ पे 2। ये दोनों नाइट्रोजन परमाणु आपस में 2-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो आइए इनका साझा करा देते हैं।
ये 3 का साझा कर लिया, ये 3 का साझा कर लिया ये वाला, तो इसके पास कितना बचा, ये दो अविशेष बचा है। ठीक है, ये 3 का साझा यहाँ पे किया, 1 2 3, और इसने भी 3 का साझा यहाँ पे कर लिया, तो इसके पास कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है, 6 और 2 8, 6 और 2 8। तो इस प्रकार नाइट्रोजन अणु का निर्माण होता है। और यहाँ पे जो बंधन बनेगा वो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से, यानी त्रिक संयोजक बंधन। जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा उतना ही बंधन बनेगा। आइए इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना आपको भी सिखा देते हैं कैसे बनता है, ये भी सवाल आते हैं। यहाँ N और यहाँ N, ये एक नाइट्रोजन परमाणु और ये एक नाइट्रोजन परमाणु। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया इस बॉक्स में, तो कितने बचे, 2 बचे। इसके पास भी 2 बचे, तो यहाँ पे 3 और इसका भी यहाँ पे 3। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। बस यही इसमें बताना था कि कैसे बनता है ये। तो ये समाप्त होता है ये प्रश्न क्रमांक पहला। उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार है, निम्नलिखित में सहसंयोजक बंधन बनने की प्रक्रिया का वर्णन करें। और यहाँ पे प्रश्न कितना है, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मीथेन, और ये ऑक्सीजन अणु, और ये ऑक्सीजन अणु है, और ये क्लोरीन अणु है। तो इसका हमें सहसंयोजक बंधन बनने की प्रक्रिया का वर्णन करना है, किसमें कौन सा बंधन बन रहा है। तो बेहद ही आसान प्रश्न है। आइए सबसे पहले हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा बंधन का निर्माण हो रहा है ये पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 2 तत्व हैं, यानी 2 परमाणु हैं, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोरीन। हाइड्रोजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं, ठीक। और इसके बाहरी कोष में कितने होते हैं क्लोरीन के, इसकी परमाणु संख्या होती है 17 और इसके बाहरी कोष में आ जाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1, और इसका 2 होता है तो यहाँ पे और 1 बच गया, ठीक। तो ये दोनों और ये दोनों परमाणु आपस में क्या करेंगे, जब संयोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे क्लोरीन 2 तो 4 और 2 6, ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है और ये भी अपना 2 का इलेक्ट्रॉन का पूरा कर चुका है। और यहाँ पे कौन सा बंधन बनेगा, यहाँ पे बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे बताना है, प्रक्रिया का वर्णन करना है, हमें कुछ इसके बारे में कुछ वर्णन भी करना है। आइए कर देते हैं। तो ये बातें आपको लिखनी है, अगर ये लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आता है तो मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 2 परमाणु हैं, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। H में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तथा क्लोरीन में के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे आया, इससे पहले वाले हम लोग देख चुके हैं क्लोरीन का अणु बनना, क्योंकि इसके बाहरी सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी ये क्लोरीन अपना अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, जिससे एकल बंधन का निर्माण होगा। बस यही आपको लिखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आइए कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी देख लेते हैं। तो आप बताइए यहाँ 2 परमाणु कौन सा है, पहला हो गया कार्बन, दूसरा क्लोरीन, Cl4, ये 4 बार है। हम ये यहाँ लिखेंगे C और 1 2 3 और 4, ठीक है। Cl 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 और Cl। इसके बाहरी कोष में कितने, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके क्लोरीन के, तो ये तो है 7। कितना होता है, तो ये 7 होता है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और 1 का साझा करेगा, इसका भी वही करेंगे, ठीक है। 1 का साझा करेगा, इसका भी वही करेंगे, साझा करेगा, ठीक। और यहाँ पे कार्बन भी 1 का साझा करता है, इस तरीके से यहाँ पे ये इसका हो गया कार्बन का। कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 ही होते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब यहाँ देखिए सभी ने अपना अष्टक पूरा कर लिया, क्लोरीन भी कर लिया 2 4 6 और 8,
और इसने भी कर लिया, 2 4 6 और 8। तो एकक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है यहाँ पे, तो एकक बंधन ही बनेगा। यहाँ पे कौन सा बंधन बनेगा? तो एकल बंधन बनेगा। तो आप सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। यही बेहतर होगा, स्पष्ट दिख रहा है, एकल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख लेना है। क्या लिखना है? यहाँ पे देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से लेके थोड़ा सा यहाँ लिख लीजिए, और थोड़े से आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने से आप कर सकते हैं ये। आइए इसके बाद मीथेन का देख लेते हैं, बंधन की प्रकृति। ये हो गया मीथेन। यहाँ पे 2 है, कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु, CH4। ठीक, ये आपस में जुड़ेंगे ऐसे, 4H। ठीक, प्लस तीसरा होगा ऐसे, H4 है। इसके बाहरी कोष में टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक साझा कर दिया, इसके पास एक बच गया अभी फ़िलहाल। और इसके पास कितना होता है? तो इसके पास, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के? तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये चारों का ये साझा कर चुका है। और एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने कर लिया इसका। ये लंबा वाला कार्बन का है इलेक्ट्रॉन, और ये बिंदु हम हाइड्रोजन का लगा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये अपना अष्टक पूरा कर चुका है, 2 4 6 और 8। ठीक है, तो एकक इलेक्ट्रॉन का साझा किया तो एकल बंधन का निर्माण होगा। इस प्रकार एकल बंधन का यहाँ पे निर्माण होता है मीथेन में। और इसके बारे में आप अपने से भी लिख सकते हैं, कार्बन के 6 होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है। ये सारे बात जो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको 2-3 लाइन बस लिख लेना है, इसके बारे में वर्णन करना है। आइए इसके बाद O2 देख लेते हैं। O2 में O यहाँ पे कितने हैं? 2 बार है, 2 बार लिखेंगे ऐसे, 2 बार, और बीच में प्लस। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? तो बाहरी कोष में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 2 4 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। ऐसे 2 का साझा कर लिया, तो इसके पास 4 बचे, यहाँ पे 2, और इसका भी यहाँ पे 2, और ये O इस कितना बचा? यहाँ पे 4 बचा। अष्टक अपना पूरा कर चुका है ये। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। ये पहले हम लोग देख चुके हैं, ऑक्सीजन अणु का बनना, और इसके बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ बातें आपको लिखनी है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लीजिए, क्योंकि इसमें वर्णन करना है। यहाँ तक हम लोग तो देख चुके हैं, डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना भी आप सीख सकते हैं। 2 का साझा किया, इसके पास 4 बचे। ठीक है, और ये 2 का साझा कर डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का हम तो ऑलरेडी पहले से ही देख चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये रहा क्लोरीन का अणु बनना। इसके टोटल परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17, और बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये क्लोरीन परमाणु और ये क्लोरीन परमाणु। यहाँ पे इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 7 हो गए, और यहाँ पे 7 हो गए। एकक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, ये अपना अष्टक पूरा कर लिया। एकक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, और इसके बारे में आपको भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, वर्णन करना है। इसमें से छांट के आप लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट लगे, या आप सारे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रश्न क्रमांक 18 इस प्रकार है, आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों की विभिन्नताओं का वर्णन करें। हमें दोनों की विभिन्नताओं यानी अंतर को यहाँ पे बताना है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि वैद्युत संयोजक यौगिक इसे कहा जाता है आयनिक यौगिक, और ये रहा सहसंयोजक यौगिक। आइए इनकी विभिन्नताओं का वर्णन कर देते हैं। तो आपको भी इसी प्रकार बना लेना है। तो ये रहा वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिकों के बीच अंतर यानी विभिन्नता। तो यहाँ पे बहुत सारे विभिन्नता दिया गया है, यानी 9 दिया गया है। जो आपको पसंद आए, जो आपको आसान लगे, वो आप लिख सकते हैं। तो ये आप लिखिए, ये आयनों से बने होते हैं, ये उदासीन अणुओं के बने होते हैं, ये मुख्यतः क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के होते हैं, ये प्रायः ठोस और द्रव दोनों होते हैं। इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी द्रव अवस्था में पिघलना, और क्वथनांक यानी उबलना काफ़ी उच्च ताप पे होता है। इनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। इसके बाद आप ये लिख लीजिए, ये विद्युत अपघटन करने पर ये विघटित हो जाते हैं, और ये विद्युत अपघटन पे प्रायः नहीं होता। और ये रहा
ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक और द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक। सहसंयोजक यौगिक, यहाँ पे सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिकों को छोड़ के। तो यही आपको लिखना है, बस काफ़ी है इतना। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 देखते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिकों के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, और इसे आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे मैं 4 लिखा गया है, आपको लिखना है। इनके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक और द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इनके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये आयनों से बने होते हैं। तो यही 4 विशेषताएं हो जाती हैं, अन्य भी बहुत सारे हैं। आइए इसके बाद देखते हैं 20वां प्रश्न। 20 नंबर में है सहसंयोजक यौगिकों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो यहीं से आपको कोई भी लिख लेना है, कम से कम 4 या 5। ये उदासीन अणुओं के बने होते हैं, ये प्रायः ठोस या द्रव में होते हैं। इनके द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। जो आपको आसान लगे आप इसमें से कम 5 लिख लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 21। परमाणु संख्या 6, 7 और 8 वाले तत्वों की संयोजकता एवं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। इनमें किस प्रकार की संयोजकता है और क्यों। काफ़ी आसान सवाल है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक 6, तो ये कार्बन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, और इसका बैलेंसी हो गई कितनी, संयोजकता हो गई 4, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे संयोजकता 4 हो जाएगी। परमाणु संख्या 7 देखते हैं, ये नाइट्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2 और दूसरे में 5, 5 और 2 7, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी, क्योंकि बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 की कमी है। परमाणु संख्या 8 देख लेते हैं, ये है ऑक्सीजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 6, 6 और 2 8 हो गया, तो अष्टक पूरा करने के कितने की कमी है आप बताइए, तो 2 की कमी है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 8 - 6 = 2, 4, 3 और 2 इसकी संयोजकता हो गई। अब इसके बाद ये आखिरी सवाल, इनमें किस प्रकार की संयोजकता है और क्यों। यहाँ देखिए, तो ये किसी न किसी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का साझा करके यौगिक बनाएंगे, अतः ये सहसंयोजक यौगिक की श्रेणी में आते हैं। यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इस प्रकार ये सेशन समाप्त होता है, और इसके बाद अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे।